ठीक है बेटा, तो जस्ट जहां पर कल हम लोग छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था ना सबको? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम वाला क्या था कि n फैक्टोरियल जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, राइट? And therefore number of numbers divisible by p from 1 to n, 1 से लेकर के n नेचुरल नंबर्स जो है, इसमें कितनी नंबर है जो p से डिविजिबल है? n by p का इंटीजर पार्ट, राइट? और कितनी नंबर है जो p स्क्वायर से डिविजिबल है? n by p स्क्वायर का इंटीजर पार्ट, एंड सो ऑन। कितनी p क्यूब से डिविजिबल है? n by p क्यूब का इंटीजर पार्ट। इसका मतलब है जब इस प्रोडक्ट में p प्राइम नंबर p के सारे पॉसिबल फैक्टर्स को आइसोलेट करोगे तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर ऑफ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। क्या बोला मैंने? एक्सपोनेंट या पावर, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p in which number? n factorial. It is denoted as this and it is equal to क्या? n upon p का जिंट प्लस n upon p स्क्वायर का जिंट प्लस n by p क्यूब का जिंट एंड सो ऑन। और इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड अल्फा, बीटा, गामा and delta if 12 factorial is equal to 2 raised to the power alpha into 3 raised to the power beta into 5 to the power gamma into 7 to the power delta and k into 11 की पावर k। मतलब 12 फैक्टोरियल में हमें 2 की क्या पावर है पता करनी है, 3 की क्या पावर है पता करनी है, 5 की क्या पावर है, 7 की क्या पावर है, 11 की क्या पावर है। तो अब क्या करेंगे बेटा? व्हाट इज अल्फा? अगर प्राइम नंबर 2 तो p के जगह पर 2 पुट कर देंगे, है ना? तो अल्फा इज एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 12 फैक्टोरियल और उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू आएगी 12 बाई 2 का इंटीजर पार्ट प्लस 12 बाई 4 का इंटीजर पार्ट प्लस 12 बाई 8 का इंटीजर पार्ट और 16 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना है? 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया? 10। इसका मतलब है कि ये 12 फैक्टोरियल आएगा 2 की पावर 10। तो अल्फा की वैल्यू डिसाइड हो गई। ऐसे बीटा क्या आएगा बोलो? इट इज एक्सपोनेंट या पावर ऑफ 3 इन 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल में 3 का क्या पावर होगा? तो 12 अपॉन 3 जिंट ऑफ 12 बाई 3 प्लस जिंट ऑफ 12 बाई 9 कितना आ गया? 4 प्लस 1 5। तो ये 3 की पावर 5 हो गई। ऐसे ही बाकी सारे निकाल के बताओ। हाँ, गामा क्या है? 12 बाई 5 का इंटीजर पार्ट प्लस 12 बाई 25 तो 0 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये गामा की वैल्यू 2 आएगी। तो 5 की पावर 2 हो गया और फिर 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1। क्लियर है? तो इससे हमें 12 फैक्टोरियल का पूरा प्रॉपर फैक्टराइजेशन आ गया। अब इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा जाए कि फाइंड टर्मिनल जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ टर्मिनल जीरोस इन 12 फैक्टोरियल। अब ये टर्मिनल जीरोस क्या होते हैं? टर्मिनल जीरो का मतलब है किसी नंबर के एंड में कितने जीरो। मतलब ये है
कि अगर मैं बोलूं कि 105730, इसमें कितने टर्मिनल जीरो है? दो। तो किसी भी नंबर में कितने टर्मिनल जीरो होंगे ये कैसे पता चलेगा? उस नंबर में 10 की क्या हाईएस्ट पावर फैक्टर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नंबर ऑफ टर्मिनल जीरोस क्या होंगे ये नोट करके लिख दो, एक नोट करके लिखो। नंबर ऑफ टर्मिनल जीरोस इन एनी नंबर number of terminal zeros in any number is equal to what? Highest exponent of 10 which is factor in that number. एनी नंबर x की बात कर रहा हूं, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ exponent of 2 in that number comma exponent of 5 in that number. तो उस नंबर में 2 का हाईएस्ट पावर, 2 की पावर देख लो और 5 की पावर देख लो, दोनों में जो छोटी है, जो छोटी है, ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि 10 बनाने के लिए 2 और 5 को क्लब करना पड़ेगा। मान लो किसी नंबर, जैसे यही नंबर है, ये वाली नंबर देखो, अभी आपने फैक्टर किया इसका। अगर मैं बोलूं कि 12 फैक्टोरियल में कितने टर्मिनल जीरो है, तो आप इसको देखोगे कि 2 की पावर तो 10 अवेलेबल है, बट 5 की पावर क्या है? 2। तो 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे? 2 ही पेयर बनेंगे। तो 5 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 10 की पावर 2 ही इसमें फैक्टर हो सकता है, जिसमें सिर्फ 2 टर्मिनल जीरो होंगे। तो समझ में आया कि टर्मिनल जीरो इन 12 फैक्टोरियल कितने होंगे? 2। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अगर ये बात समझ में आ गई तो फटाफट ये सब क्वेश्चन का आंसर करो, ए एंड बी। सबको क्लियर है? अगर किसी को नहीं क्लियर है तो जस्ट लेट मी नो। सबके रिप्लाई नहीं आई है, जिसको अगर क्लियर नहीं है तो जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी। चलो ठीक है, आंसर निकाल ले रहे हो। देखो भाई, सीधी सी बात है कि आपसे पूछा गया कि 518 फैक्टोरियल में हाईएस्ट पावर ऑफ 5 क्या है? ये तो सिंपल था, 518 बाई 5 प्लस 518 बाई 25 प्लस 518 बाई 125, और इसके आगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 625 हो जाएगा तो फ्रैक्शन हो गया तो जीरो। तो ये आप बोल रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 518 फैक्टोरियल, तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 103 प्लस कितना आ गए? 5। 5 क्यों आएगा? इसमें कितना आएगा? हाँ जी, 24। 25 इंटू 25 इंटू 20 500 हो जाता ना।
20 और ये हो गया कितना 4। टोटल आंसर कितना है 127। ए पार्ट का आंसर हो गया। व्हाट अबाउट द पार्ट बी? हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल? तो नंबर ऑफ टर्मिनल zeros in 60 factorial is equal to क्या मिनिमम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 60 factorial कॉमा एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 60 factorial। अच्छा एक और बात मैं बताऊं, किसी भी फैक्टोरियल में 2 और 5 के कंपैरिजन में किसका 5 का पावर लोअर होगा। ये तो क्लियर है ना कि अगर किसी नंबर में 5 प्रेजेंट है तो 2 तो जरूर प्रेजेंट होगी अगर फैक्टोरियल है तो, क्योंकि फैक्टोरियल में 1 से लेकर के कंटिन्यूअस नंबर होंगी। तो 5 जितनी बार आएगा 2 उससे ज्यादा बार आएगा। जैसे मान लो 6 ही ले लो तो 6 में 5 एक भी बार नहीं है और 2 एक बार है। अगर हम 10 लेते हैं तो 10 में 2 कितनी बार है 1 से 10 तक 2 देखो तो 2 भी है 4 भी है 8 भी है 10 भी है। तो ऑब्वियसली 2 की पावर बहुत सारी है लेकिन 5 की 2 ही पावर है, एक 5 और एक 10 में 5 है तो 2 ही बार 5 है। तो 5 का एक्सपोनेंट हमेशा लोअर होगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 60 फैक्टोरियल। तो 5 का एक्सपोनेंट क्या आएगा 60/5 प्लस 60/25 का इंटीजर पार्ट। 60/5 का इंटीजर पार्ट क्या है 12 और इसका क्या है 2, तो आंसर क्या आ गया 14। तो इसमें 14 टर्मिनल जीरो है। क्लियर है? अब यही नहीं केवल टर्मिनल जीरो तो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से। अगर मैं ऐसा बोलूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, आप आंसर करो। क्वेश्चन है इफ 60 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 to the power k times some integer, lambda is some integer, then find maximum value of k। k की मैक्स वैल्यू क्या होगी 60 फैक्टोरियल अगर 24 की किस हाईएस्ट पावर से डिविजिबल है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अब क्या बोलोगे भाई, आप बोलोगे 60 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 की पावर k इंटू लैम्डा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 3k और 3 की पावर k। अब उसके लिए हमें 3k और k क्या होगा वो डिटरमिन करना पड़ेगा, है ना। 60 फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर क्या आएगी 60/2 30 प्लस 60/4 15 प्लस 60/8 7 60/16 2 की पावर 4 16 में क्या आएगा 3 एंड 60/32 1 बस, है ना। ये 2 की पावर आई। इसी तरह से 3 की पावर क्या आएगी 60/3 20 9 6 27 27 में 3 आएगा 2 आएगा 60/27 इज 2 पॉइंट समथिंग। 27 का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 हो जाएगा ना। तो 2 पॉइंट समथिंग बस। तो अब आप देखो तो 2 की पावर कितनी आ रही है 56 और 3 की पावर कितनी आ रही है हाँ 28, जस्ट डबल है ना। 28 का डबल कितना है 56। अब जरा देखो किससे गवर्न होगा 3k की वैल्यू क्या है 56, तो k क्या हो सकता है
बोलो के क्या हो सकता है के, तो हम यहां से बोलेंगे कंपेयर करो ना, तो ट्रिपल के की वैल्यू क्या आ रही है 56 आ रही है, 56 या उससे लेस होनी चाहिए ना अगर डिविजिबल है तो। और के क्या होना चाहिए, अगर ये नंबर इस नंबर में फैक्टर है, मतलब आप बोल रहे हो कि ये नंबर इसमें फैक्टर है, तो 3k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 56 होनी चाहिए और k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 28 होनी चाहिए। इन दोनों को सेटिस्फाई करते हुए k की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट वाले से k क्या आएगा 56/3 क्या होता है 18, 18 से बड़ा नहीं हो सकता, तो यहां से आ गया k इज लेस देन इक्वल टू 18 होना चाहिए है ना, k की वैल्यू मैक्सिमम 18 हो सकती है। 19 करेंगे तो 19 3 जा 57 एक्सीड कर जाएगा इससे, वेयर एज यहां से आ रहा है k इज लेस देन इक्वल टू 28, तो दोनों का कॉमन क्या है k इज लेस देन इक्वल टू 18, तो k की मैक्स वैल्यू क्या आएगी 18, k की मैक्स वैल्यू 18 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 की पावर k है तो k मैक्स क्या हो गया 18, तो 60 फैक्टोरियल 24 की किस हाईएस्ट पावर से डिविजिबल है, तो वैसे तो 24 से भी डिविजिबल है, 24 का स्क्वायर से भी डिविजिबल है, 24 का क्यूब से भी डिविजिबल है, बट हाईएस्ट पावर क्या है 18, 24 की पावर 18 से डिविजिबल है। इज दैट क्लियर? अगर आप 24 की पावर 19 करते हो तो क्या होगा, 24 की पावर 19 करने का मतलब है 2 की पावर हो जाएगा 57 और 3 की पावर क्या हो जाएगा 19, तो 3 की पावर 19 तो फैक्टर होगा, बट 2 की पावर 57 इसमें फैक्टर नहीं होगा, इसलिए ये नंबर उसमें फैक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये सिर्फ ये नहीं बता सकते कि 10 की हाईएस्ट पावर क्या है या टर्मिनल जीरोस कितने हैं, अगर आप किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर किसी n फैक्टोरियल में क्या हो सकती है ये आप बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है जी। अब जैसे ये सब तो कर लेंगे ना, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 वगैरह वगैरह, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर करो। भाई एक एक क्वेश्चन है, सारे बच्चों से मैं कर रहा हूँ राइट, तो स्पेशली जो लोग ऑनलाइन अभी अवेलेबल है उनसे मैं बात कर रहा हूँ। आपके क्लासमेट्स में से कुछ लोगों का सजेशन आया कि जो आपके 3 ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस होती हैं है ना, फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये तीनों क्लासेस को, अभी तो ये डाउट क्लास होती है, तो ये बोला जा रहा है कि इसको जो है अगर हम कॉन्सेप्ट क्लास में कन्वर्ट कर दें, और जो 4 क्लासेस ऑनलाइन होती हैं उसमें से एक क्लास को कॉन्सेप्ट क्लास और 3 क्लास को डाउट क्लास कर दें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। व्हाट इज योर ओपिनियन, इफ यू आर इन एग्रीमेंट विद दिस, अगर आप भी इसको एग्री करते हैं तो मैं इस चीज को फॉलो कर सकता हूँ। अच्छा जी, रिपीट कर देता हूँ, मैंने मैंने बोला कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे की क्लास को अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लास कर दिया जाए और मंडे और वेडनेसडे की जो आपकी क्लास होती है, मंडे और वेडनेसडे ही होती है ना, कितनी क्लासेस होती हैं आपकी एक वीक में 6, 5 क्लासेस होती है। नहीं नहीं नहीं, मंडे वेडनेसडे संडे, मंडे वेडनेसडे संडे 3 आपकी होती है कॉन्सेप्ट क्लास,
और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 होती है डाउट क्लास, यही है ना अभी 6 लेक्चर है, तो मंडे वेडनेसडे एंड संडे, हाँ ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और कोई एक और, तो बचे हुए 3 दिन में से कोई एक दिन, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे उसको अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लास कर दूं, ये मैं लिख दे रहा हूँ, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे ये कॉन्सेप्ट क्लास है। इवन संडे भी ले लो, मान लो संडे वाले डे को स्वाइप कर सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट लेक्चर के लिए है। और मंडे एंड वेडनेसडे ये डाउट लेक्चर के लिए, डाउट क्लास के लिए। तो इज इट ओके टू ऑल? हाँ, पहले क्यों करवा रहे? बेटा पहले में मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुका है, उसको क्लास को पहले करने में दिक्कत है। मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है। नहीं तो तुम चाहते हो कि 7 इवनिंग वाला टाइम आपका है 7:30 to 9, तो आप क्या चाहते हो? 3:45 से करा जा सकता है, वो करा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत। हाँ भाई, सब लोग रिप्लाई कर देना, बाकी ये क्वेश्चन करते रहो। सारे बच्चों की रिप्लाई आनी चाहिए, ये क्वेश्चन है ऐसा है जिसका आंसर तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन 2 का आंसर आ गया 50, ठीक है ठीक है। करके देखते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को, इस वाले पैटर्न को फॉलो करके देखते हैं, है ना। अगर बेनिफिट है इसमें ज्यादा है तो उसमें वो यही ज्यादा अच्छा होगा, राइट। तो एक करके देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेज तो कोई चेंज नहीं हो रहे हैं, लेक्चर्स का टाइम ड्यूरेशन भी नहीं चेंज हो रहा है, डेज भी सब कुछ वही है, सिर्फ हम लोग उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो डन, इसको ओके कर दिया भाई। अगर किसी को कोई तकलीफ होगी तो मेरे को बता देंगे अलग से। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत क्या है, पहले ये सोचो। सबसे पहली बात तो ऑब्जर्वेबल क्या है कि क्या आप इसको ऐसा देख सकते हो कि इट इज समेशन 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 इज 50/200, 50/200 प्लस k/200 का इंटीजर पार्ट, यही है ना। और k कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? k 0 से 199 तक वेरी कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि वर्चुअली स्पीकिंग ये तुम्हारा हो गया 50 प्लस k/200 का इंटीजर पार्ट, where k varies 0 to 199, and you know, as long as 50 plus k is less than 200, the jint will be 0. तो jint अगर k की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या है 149 है, तो k प्लस 50 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 199 होगी, which is less than 200, and therefore k plus 50 divided by 200 का जिल्ट क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब है कि इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसको लिख सकता हूं मैं k वेरीज 0 से 149
50 प्लस के डिवाइडेड बाई 200 का जिंट प्लस समेशन 50 प्लस के अपॉन 200 का इंटीजर पार्ट वेयर के वेरीज 150 टू 199। अब आपको ये बिल्कुल क्लियर है कि ये क्वांटिटी के की हर वैल्यू के लिए जीरो है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 150 टाइम तो जीरो ही आ जाएगा। यस सर नो? आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज सिग्मा जीरो वेयर के वेरीज 0 से 149 और प्लस ये क्या हो जाएगा, इसमें के की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 199, 199 यहाँ डाल दो तो ये 200 समथिंग हो जाता है ना? कितना हो जाता है 249, 199 प्लस 50 कितना हो जाएगा 249 और 249 बाई 200 का जेंट 1 होगा, मतलब ये सारे जेंट की वैल्यू 1 होगी, है ना? है कि नहीं? तो ये आएगा सिग्मा 1 वेयर के वेर इज 150 टू 199। तो ऑब्वियसली ये आंसर जीरो हो गया। 11111 कितनी बार 50 टाइम्स। अरे 50 से 99 तक काउंट करो ना, कितने हुए? 0 से 49 काउंट करो कितने हुए? 0 से 49 कितनी नंबर है? 50 नंबर है, तो 50 नंबर। तो योर आंसर इज 50। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना, सही है ना? अब ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसको अपने आप ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। इफ n एंड k आर पॉजिटिव इंटीजर, k इज ग्रेटर देन 1, मतलब k नेचुरल नंबर है, तो n बाई k का एजेंट प्लस n प्लस 1 बाई k का एजेंट लेस देन इक्वल टू 2n बाई k। याद करो k की वैल्यू 2 के लिए हमने प्रूव कर लिया इसको, n बाई 2 का एजेंट प्लस n प्लस 1 बाई 2 का एजेंट इज इक्वल टू n फैक्ट n लिखा था, n का एजेंट प्रूव कर इक्वालिटी प्रूव करी थी, बट बोल रहे हैं किसी भी k के लिए इनइक्वालिटी होल्ड करती है। नोट कर लिया? एक ये क्वेश्चन भी नोट कर लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो प्रॉपर्टी आपने करी थी वो क्या किया था, याद है आपको? क्या n बाई का जेंट या x बाई 2 का जेंट, x प्लस 1 बाई 2 का जेंट इक्वल टू जेंट x, यही था। ये हम प्रूव कर चुके हैं और आपको ये प्रूव करना है। आंसर करो। फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट साइन x इज इक्वल टू 2। दूसरा है फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट साइन x इक्वल टू 0। सॉल्व द इक्वेशंस।
पहला तो नो सोल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन का नो सोल्यूशन नहीं है। अरे भाई आपने क्या पढ़ा था, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच लाई करता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स भी कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो दोनों को ऐड कर दो तो फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स की रेंज क्या आएगी, 0 क्लोज्ड से 2 ओपन। तो इसका मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 2, 2 कभी नहीं हो सकता, एंड देयरफॉर नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू नल सेट। दूसरा, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट साइन x 0 है तो x क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट किस तरह से जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट साइन x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों नंबर नॉन नेगेटिव है और नॉन नेगेटिव नंबर को ऐड करके 0 कब आएगा, दो नंबर का सम 0 कब होता है। अगर मैं कहीं पर बोलूं कि a प्लस बी इक्वल टू 0, तो आप क्या, आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है कि भाई या तो a माइनस बी के इक्वल है और या तो a और b दोनों 0। तो अगर a और b दोनों 0 है तो भी इक्वालिटी होल्ड करेगी, नहीं तो a और b अपोजिट साइन के होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के। यहाँ पर अपोजिट साइन इक्वल मैग्नीट्यूड की कहानी तो हो नहीं सकती क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों 0 है, नेगेटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि इन दोनों का सम 0 कब होगा, जब दोनों 0 हो। तो फ्रैक्शनल पार्ट x भी 0 होना चाहिए और फ्रैक्शनल पार्ट साइन x की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। जी फ्रैक्शनल पार्ट x कब 0 होता है, जब x इंटीजर हो, x इंटीजर हो। हर एक इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0। मतलब x की वैल्यू n है। और फ्रैक्शनल पार्ट साइन x कब 0 है, जब साइन x इंटीजर हो, isn't it? साइन x इंटीजर कब होता है, साइन x इंटीजर कब होता है, जब साइन x की वैल्यू 0 हो या -1 हो या 1 हो, बस और कोई इंटीजर वैल्यू तो ले नहीं सकता। तो ये होता है जब x की वैल्यू n π/2, π/2 के मल्टीपल्स पे साइन की वैल्यू +-1 या 0 आएगी। जैसे 0 पर 0 आएगी, π/2 पर 1 आएगी, 2π/2 पर 0 आ जाएगी, 3π/2 पर -1 आ जाएगी, 4π/2 पर फिर 0 आ जाएगी। तो 4k मल्टीपल π/2 पर 0, 4k + 1 मल्टीपल π/2 पर 1, 4k + 2 मल्टीपल π/2 पे -1 और 4k + 3 मल्टीपल पे -1, सॉरी 0 फिर -1 फिर से वापस 0। तो π/2 के मल्टीपल्स, तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों को सेटिस्फाई करने वाला आंसर क्या है बताओ। यहाँ पर तो आ गया कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब क्या, 0 +-1 +-2 ऑन एंड ऑन एंड इंटरसेक्शन। यहाँ पर क्या आएगा, n की वैल्यू 0 दोगे तो 0, π/2 +-π/2 +-2π/2 मतलब π +-3π/2 एंड सो ऑन। इसमें 0 के अलावा बाकी सारी इरेशनल नंबर्स हैं, इसमें इसमें सारी इंटीजर्स हैं। कॉमन क्या है दोनों में, सिंगलटन 0। तो आंसर आ गया x = 0 इज ओनली सोल्यूशन। ठीक है जी। अच्छा, जेंट की इनइक्वालिटी वगैरह आराम से हैंडल कर ले रहे हो ना सभी लोग। इररेशनल क्या बोला, क्या, अरे इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है भाई, मैंने लेफ्ट वेफ्ट कुछ नहीं किया, दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए तो दोनों का कॉमन
कॉमन सोल्यूशन लेना पड़ेगा ना। एक कुछ ऐसे इन जनरल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखे आप आंसर करते कि नहीं, जस्ट टू टेस्ट। क्यूब रूट ऑफ x माइनस 3 का जिंट इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो किसी भी नंबर का, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि इंटीजर पार्ट ऑफ a इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि a बिलोंग्स टू 1 क्लोज्ड टू 2 ओपन। तो जहां इसको a एज्यूम किया हमने, तो ऑब्वियसली आ गया तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू 1 क्लोज्ड से 2 ओपन लाई करेगी। अब हमें क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूबिंग करनी पड़ेगी। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स इसका क्या आता है, 3x² पॉजिटिव है। तो क्यूब करे, क्यूब ऑपरेट करो इस पे, ये फंक्शन ऑपरेट करोगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 1 क्यूब इज 1 लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब इज 8। हाँ क्या? इक्वालिटी नहीं है, अरे नाराज क्यों हो रहे हो, इक्वालिटी नहीं। अब इसके बाद क्या करें, 3 ऐड कर दो तो आ गया 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 11। तो x बिलोंग्स टू क्या है, 4 क्लोज से 11 ओपन। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जिंट x माइनस 3 अपॉन 17 माइनस 3 जिंट x, इसका डोमेन बोलो, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जल्दी। इस फंक्शन का डोमेन बताओ।
ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे 2 टाइम्स जिंट एक्स माइनस 3/17 माइनस ट्रिपल जिंट एक्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, बट इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसको 0 के इक्वल होने के लिए जिंट एक्स की वैल्यू 3/2 होनी पड़ेगी, और जिंट एक्स इंटीजर वैल्यू ही ले सकता है, तो फ्रैक्शन के इक्वल तो हो नहीं सकता कभी। तो इक्वल टू 0 तो हमें करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है। फिर क्या करें? हाँ, इसको 2y माइनस, मतलब इसको जिंट एक्स को अगर आप k मान लो, या जिंट एक्स को y मान लो, या z मान लो, तो आ जाएगा 2z माइनस 3/17 माइनस 3z, पॉजिटिव है, तो वेविकर मेथड से आंसर क्या है? 3/2 और 17/3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जेड कहां से कहां लाई करेगा? जिंट एक्स कहां से कहां लाई करेगा? 3/2 से, बोलो, 17/3 तक। एग्रीड? अब इसके बाद का सोल्यूशन क्या है? ये जिंट एक्स की वैल्यू है, हमें तो एक्स की वैल्यू बतानी ना, एक्स कहां से कहां तक रेंज करेगा। अब बोलो, इस इंटरवल में जिंट एक्स इंटीजर होता है, तो जिंट एक्स क्या क्या वैल्यू टेकअप करेगा? 3/2 से बड़े इंटीजर जिंट एक्स कैन बी इक्वल टू 2, 3, 4, 5। तो ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू क्या होगा? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो आंसर आएगा 2 क्लोज्ड से 6 ओपन। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मतलब जितनी भी इनइक्वालिटी, डोमेन, रेंज, ये सब की प्रॉब्लम जिंट से रिलेटेड सॉल्व होती है, उनमें फंडामेंटली क्या यूज होता है? 5 रिलेशंस यूज होते हैं, सिर्फ 5 मेन प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। वो क्या क्या होती है मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखो ये चीज, हालांकि वो लेक्चर के अंदर में सारा आपने किया होगा पूरा, बट फिर भी मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, क्योंकि बाई चांस अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो वो आपको पता होना चाहिए आगे के लिए। पहला, सबसे फंडामेंटल जो रूल है, जिंट एक्स इक्वल टू एन मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एन क्लोज्ड से if and only if n is an integer। अगर n इंटीजर है तभी ऐसा बोल सकते हैं, ये नहीं कि मैंने बोला कि जिंट x इज इक्वल टू हाफ, तो आपने बोला x बिलोंग्स टू हाफ से हाफ प्लस 1, बोला आप ही ने बताया था कि ये फार्मूला होता है, तो n की जगह मैंने हाफ पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो ये जिंट x इक्वल टू हाफ का मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू नल सेट। कोई ऐसी नंबर नहीं जिसका इंटीजर पार्ट हाफ हो, इंटीजर पार्ट इंटीजर होगा, फ्रैक्शन थोड़ी होगा, नॉन इंटीजर फ्रैक्शन नहीं होगा। सेकेंड रूल, जिंट x अगर n से बड़ा है या इक्वल है तो x क्या होगा? x बिलोंग्स टू n क्लोज्ड से इंफिनिटी। और अगर जिंट x n के बजाय n+1 से बड़ा हो, नहीं n से बड़ा हो, इक्वालिटी ना हो, तो जिंट x ग्रेटर देन n। इसका मतलब क्या है कि जिंट x की वैल्यू n तो नहीं हो सकती, लेकिन n से बड़ी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, तो n+1 हो सकती है। इसको हम लिखेंगे, दिस मीन्स जिंट x को मैं यहां लिख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू n+1, तो n+1 से इंफिनिटी, ये वाली प्रॉपर्टीज। जिंट x की वैल्यू अगर n से छोटी है तो
जिंट एक्स लेस देन एन, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से एन ओपन, क्योंकि इसका मतलब है कि जिंट एक्स की वैल्यू एन तो नहीं हो सकती बट एन माइनस वन हो सकती, जिंट एक्स की वैल्यू एन माइनस वन तक हो सकती, और अगर जिंट एक्स की वैल्यू एन माइनस वन हो सकती है तो एक्स एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा एन माइनस वन क्लोज से एन ओपन तक, तो आंसर एन ओपन तक जाएगा। क्लियर है, बोलो। और लास्टली जिंट एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से एन प्लस वन ओपन। अब मुझे बताओ जेंट में आप लोग कंफर्टेबल है, मैं आगे चलूं या जेंट पे ही और क्वेश्चन करना है? जेंट की गेम कर लिया कि नहीं, क्योंकि जेंट बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है, हर जगह आएगा, और अगर इसमें आपका कोई कंफर्ट लेवल कहीं पर भी अगर कंप्रोमाइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे हर बार बार आपको परेशान होना पड़ेगा। तो अगर जेंट के इक्वेशन या इनइक्वालिटी में कहीं पर भी आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता हो तो प्लीज लेट मी नो, इमीडिएटली मुझे बताओ। आई डोंट वांट टू टेक चांस। ठीक है भाई, सबका सबने 100% बोल दिया। मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, मुझे डाउट हो रहा है। हाँ, एक बार फिर से क्लियर बता दो, कोई चांस नहीं होना चाहिए बोलने का नहीं सर मैंने तो नहीं बोला था। मतलब है अगर आपने ये कम से कम गेम के सारे सवाल कर लिए हैं तभी आप ऐसा बोलना, गेम के सारे क्वेश्चन अगर कर लिए तो। ये लो, 10 के बाद तो गिनती ही रुक गई है। तो जिसको प्रॉब्लम है जरा बताओ कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वाले तो बताते नहीं, ये बड़ी अजीब बात है? तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं ना, पक्का कंफर्म? अभी कुछ है भाई प्रॉब्लम वाले यहाँ चैट बॉक्स में लिख के बताऊंगा, चैट बॉक्स में मेंशन करो। ओके भाई, इतनी मेहनत तो कोई नहीं करेगा, अब आप जानो, आपका काम जाने। तो मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ। अगला कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस। आप रिकॉल करो 11th में आपने पढ़ा होगा फंक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार ऑपरेशन तो आपने पढ़े होंगे। और डोमेन करते समय आपने उसके रूल भी देखे कि फंक्शन को ऐड करते हैं तो डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इंटरसेक्शन लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इंटरसेक्शन लेते हैं, डिवाइड करते हैं तो भी इंटरसेक्शन लेते हैं, बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन भी लगाते हैं। इसी तरह से कंपोजिशन का भी रूल बताया कि एफ ऑफ जी एक्स अगर कर रहे हैं, मतलब पहले एक्स के ऊपर में जी ऑपरेट कर रहे हैं, फिर जो आउटपुट आया उसके ऊपर कोई और फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक ऑनियन, प्याज होती प्याज, तो प्याज के ऊपर जैसे छिलके होते हैं ऐसे ही कंपोजिशन होता है। बेसिकली कोर जो होता है वो एक्स है, तो उस कोर के ऊपर में पहला लेयर तो पहला फंक्शन, फिर जो आया उस पर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, ऐसा करके
तो जैसे ऑनियन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो कंपोजिशन है क्या, 11th आपने पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। जहां जितना पोर्शन 11th का है वो मैं फास्ट ट्रैक पे रिवाइज करूंगा, उसमें जो 12th वाला पोर्शन पे आएगा थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखते जाइए, गिवन टू फंक्शन f फ्रॉम x टू y एंड g फ्रॉम y टू z। अगर आपको ऐसे दो फंक्शन मिलते हैं जिनकी सिचुएशन ध्यान से देखो कैसी है। पहला फंक्शन सेट x से इनपुट लेकर के सेट y में आउटपुट जनरेट कर रहा है, और दूसरा फंक्शन पहले के कोडोमेन से इनपुट ले रहा है और z में आउटपुट जनरेट कर रहा है। मतलब फर्स्ट फंक्शन का जो सेट ऑफ आउटपुट है, फर्स्ट का जो कोडोमेन है वो सेकंड के लिए डोमेन जैसा वर्क कर रहा है। फर्स्ट की जो आउटपुट्स हैं वो सेकंड के लिए क्या है, पॉसिबल इनपुट्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो फर्स्ट फंक्शन ने क्या किया, x इनपुट का वो बना देगा y आउटपुट। अगर x से y आउटपुट आया तो इसी को हम बोलते हैं कि y इज नथिंग बट f इमेज ऑफ x। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? y इक्वल टू fx बोलते हैं। अब एक दूसरी मशीन की बात कर रहे हैं, g। क्या जी? क्या जी? जी हाँ जी एक मशीन है, कहां से ऑपरेट हो रही है, y से। कहां पर? z पे, y सेट से z सेट पे ऑपरेट हो रही है। उसकी क्या खासियत है कि फर्स्ट का जो आउटपुट है उसको एज एन इनपुट लेकर y को वो एक z बिलोंगिंग टू कैपिटल Z से रिलेट कर देगी। अगर z इज आउटपुट ऑफ y अंडर द मशीन g, तो z को क्या लिखते हैं हम, g ऑफ y। अगर समझो ध्यान से, ये तीनों तो तीन क्या है, तीन सेट्स हैं, x सेट, y सेट, z सेट, और ये दो मशीन्स हैं f g। अगर ये दोनों मशीन अपना काम कर रही है और मैंने बोला कि आप सिर्फ, आपको अलाउड है सिर्फ ये सेट का, ये सेट आपको विजिबल है और ये सेट विजिबल है, और बाकी बाकी आपके लिए क्या है, इनविजिबल है। अगर इसको ढक दिया जाए, जैसे जैसे आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है और कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से कंप्यूटर स्क्रीन के बीच में देयर आर मेनी फंक्शंस ऑपरेट। कीबोर्ड पर आप क्या करते हो, आप इनपुट कहां देते हो, कीबोर्ड में देते हो, प्रोसेसर में देते हो? कभी ऐसे जाता है प्रोसेसर में जाकर के बोलते हेलो, ऐसे नहीं बोलते। आप कीबोर्ड से इनपुट देते हो या वॉइस इनपुट दे रहे हो तो माइक में दे रहे होगे, राइट। कीबोर्ड से आपने इनपुट दिया, आउटपुट कहां आता है भाई, मैं कीबोर्ड पर ऐसे टच स्क्रीन पे मैं टच कर रहा हूं और आउटपुट कहां आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंगल मशीन तो है नहीं, ये कंपोजिट मशीन है। कैसे? कीबोर्ड पर आपने इनपुट दिया, मैकेनिकली प्रेस किया, उससे करंट जनरेट हुई, वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वहां करंट जनरेट हुई, मान लो वो करंट जो है वायर के थ्रू कैरी हुई, ठीक है। वो कैरी होकर के अंदर गई होगी तो हो सकता है कि वहां पर कोई माइक्रो प्रोसेसर या कैपेसिटर लगा हो, उससे उस करंट, वो करंट बहुत लो एम्पियर की होगी, उसको स्टेप अप करेंगे, स्टेप अप करके वो ट्रांसफार्मर वगैरह लगा करके फिर उसको उतना करेंगे कि वो डिटेक्टेबल हो आगे के कंपोनेंट्स के लिए। फिर माइक्रो प्रोसेसर्स होंगे, कंपाइलर होगा, पता नहीं क्या क्या अंदर में डिवाइसेस हैं, वो उनको उनसे वो प्रोसेस हो रहा होगा कमांड, और वो कमांड प्रोसेस होकर बाइनरी लॉजिक लगा करके उस कमांड के कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आपको स्क्रीन पे मिलता है। तो इट इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग दैट मैं यहाँ लिख रहा हूँ और वहां पर हो रहा है, उसके बीच में बहुत सारा ऑपरेशन हो रहा है, राइट। तो वो ऑपरेशन को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें दिख रहा है अंदर में क्या क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, कीबोर्ड एंड स्क्रीन, ये कीबोर्ड है और ये क्या है, स्क्रीन है, तो बीच को खत्म कर दिया। तो आपको, हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि यार ये एक मशीन है, एक ही मशीन है ये, और उसमें हम x इनपुट दे रहे हैं और z आउटपुट आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं?
बीच में x का y बन रहा है, y का t बन रहा है, t का p बन रहा है, p का अल्फा बन रहा है, अल्फा का अमिताभ बच्चन बन रहा है, और अमिताभ बच्चन से फिर कुछ भी ऐश्वर्या राय बनते बनते और उधर में बाद में जेड बन गया। इंटरमीडिएरी क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए, नो वन नोस, एंड आइदर वी बॉदर अबाउट इट, वी बॉदर अबाउट व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इज द फाइनल आउटपुट। तो हम ये बोल सकते हैं ऐसा कि भाई एक मशीन ऑपरेट हो रही है जो सीधे एक्स से कहां पर ऑपरेट हो रही है, जेड पे। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक जेड आउटपुट मिल। If corresponding to an element x belonging to capital X, there is an output Z like in the capital Z. So I can say that there exists a machine from X set से Z set. तो ये लिखा कि then there exists a function. There exists a function GOF defined from set X to set Z such that क्या, such that Z is equal to क्या, GOF of X, और इसी को बोलते हैं क्या, G of fx, क्योंकि x एक्चुअली तो पहले f को मिला, फिर x ने क्या बनाया, fx बनाया। fx क्या था, y था। यहां देखो, यहां fx क्या है, बोलो y, तो ये हो गया g of y, और g of y क्या है, z। तो z इक्वल टू z आ गया, मतलब गॉफ x, इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, हाँ, तो दिस इज कॉल्ड या नोन एज कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g। कंपोजिट मतलब होता है मेड ऑफ, जैसे आप बोलते हो ना कि कई सारी चीज को जोड़ के एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज बना दो, तो क्या बोलते हो, इट इज मेड ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है, जैसे जितने डिवाइसेस आप देखते हो वो क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से बने हुए। तो कंपोनेंट, हर कंपोनेंट एक फंक्शन है, वो कुछ इनपुट लेगा कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। बट बहुत सारे कंपोनेंट को एक सीक्वेंस में ऑपरेट करते हैं, अगर जोड़ देते हैं एक सीक्वेंस में जोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी उल्टा सीधा जोड़ दो, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऑपरेट करो। जैसे यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, पहले एफ, फिर जी, फिर एच, फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो एक सीक्वेंस में ऑपरेट करने पर उसको बोलते हैं कि दे आर कंपोज्ड। और एफ और जी को क्या बोलते हैं, ये तो कंपोजिट हो गया। और एफ एंड जी आर कॉल्ड, ये भी लिखो, एफ एंड जी आर नोन एज कंपोनेंट फंक्शंस। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, if fx is equal to 2x square minus 1 and gx is equal to x plus 1 upon x minus 2, then find f o g of x and gof of x। मतलब अगर मैंने कंपोनेंट फंक्शंस डिफाइन कर दिए और मैंने बोला कंपोजिट फंक्शन इवैल्यूएट करो, इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो हम कैसे करेंगे जी, ये सब 11th में किया हुआ है, बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू, अब पहले f का डेफिनेशन यूज करो और उसमें x के जगह gx डालो, तो f gx हो जाएगा 2 टाइम्स gx का होल स्क्वायर माइनस 1। एग्रीड और नॉट, gx को f में इनपुट दो, f मशीन ये दी हुई है, x इनपुट का क्या बनाती है, 2 टाइम्स इनपुट का स्क्वायर माइनस 1। अब x की जगह आपने क्या इनपुट दिया, x की जगह आपने gx इनपुट दिया, तो 2 टाइम्स gx का स्क्वायर माइनस 1। अब gx की वैल्यू यूज कर लो, तो आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। आई होप यू गॉट द आंसर।
इसको लिखना चाहोगे तो आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4x प्लस 8x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये जो फंक्शन आया ये क्या है? ये एफ ओ जी ऑफ एक्स है, फॉग एक्स है। अब गॉफ एक्स क्या होगा बताओ? व्हाट विल बी गॉफ एक्स? हाँ, तो गॉफ एक्स करके देखते हैं, गॉफ एक्स क्या आएगा वो भी देख लो। अब गॉफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जी एक्स में इनपुट क्या देंगे? जी वाला फंक्शन जो है उसमें एफ एक्स इनपुट देंगे एक्स की जगह पर। जी एफ एक्स क्या होगा बेटा? तो अगर जी एक्स ये है, जी मशीन का प्रॉपर्टी देखो, इनपुट प्लस 1 अपॉन इनपुट माइनस 2, और इनपुट आप क्या दे रहे हो? एफ एक्स इनपुट दे रहे हो, तो क्या लिखोगे? एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 2, एग्रीड और नॉट? और एफ एक्स है क्या? अब एफ एक्स का डेफिनेशन यूज करो तो आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। आंसर क्या आया? 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3। ये सब 11th में बहुत डिटेल में किया आपने, कई सारे पेयर्स लेकर के, मतलब कंपोज करना तो बहुत ही आसान है, कंपोनेंट में ब्रेक करना टफ है। यहाँ मैंने क्या दिया आपको? कंपोनेंट दे दिया, बोला कंपोजिट फंक्शन बनाओ, है ना? ये तो आसान होता है। अगर मैं एक कंपोजिट फंक्शन दे दूं और बोलो इसको कंपोनेंट में ब्रेक करो तो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज होती है। एक फंक्शन फिक्स करोगे दूसरा अपने आप फिक्स होता रहेगा, ठीक है? उस पर भी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। एनीवे, यहाँ पे सबको क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है। तो ये सब बात समझ में आ गई कि देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन h जिसको हम गॉफ बोल रहे हैं, तो गॉफ फ्रॉम x टू z सच दैट hx इज इक्वल टू गॉफ x मतलब gfx। इट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g, एंड डायग्रामेटिकली इसको हम ऐसे बोलते हैं कि f में इनपुट x दिया तो इसने एक आउटपुट बनाया क्या? y fx। फिर ये आउटपुट जो है वो दूसरी वाली मशीन कौन सी है? g में एज एन इनपुट जाएगा क्या? y, तो gy मतलब gfx बनाएगा। और उसी बात को मैंने आपको दिखा दिया था, एरो डायग्राम से शो कर दिया था। इसका मतलब क्या है? इमेज ऑफ एवरी x बिलोंगिंग टू फर्स्ट सेट कैपिटल X अंडर द फंक्शन गॉफ इज द g इमेज ऑफ f इमेज ऑफ x। तो गॉफ x का मतलब होता है g ऑफ f ऑफ x। अब अगला पॉइंट आता है कि ये ऐसा फंक्शन डिफाइंड कब होगा? तो डोमेन में ये सब बात डिस्कस हो चुकी है। गॉफ इज डिफाइंड कब? तो आप देखो कि किस सीक्वेंस में फंक्शन ऑपरेट हो रहे हैं। x के ऊपर पहले क्या ऑपरेट हुआ? f, तो x लाइज इन द डोमेन ऑफ f when the component is defined, when x belongs to domain of first function and output of first function belongs to domain of second function and output of second function belongs to domain of थर्ड फंक्शन। तो वही रूल जो वहां पर आपको डोमेन के लिए बताया गया वही चीज यहां पर भी एप्लीकेबल होगी। तो ऐसे लिखेंगे x belongs to domain of f and fx belongs to domain of g। जैसे अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन क्या होगा? x belongs to domain of h and hx belongs to domain of g and gx belongs to domain of f।
तो ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ log of x minus 1 बेस 1/3, इसका डोमेन क्या है? आप क्या बोलोगे? पहले तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल का डोमेन तो ऑल रियल होता है, तो उसको तो छोड़ ही दो। जिसका डोमेन ऑल रियल है उसको हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, तो x माइनस 1 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना। एंड बोलो, एंड ये log ऑफ x माइनस 1 बेस 1/3 ये होना चाहिए -1 से 1। यहां से आ गया x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, एग्रीड। एंड यहां से क्या है बेटा? 1/3 बेस का लॉग है, तो हम या तो इसको -1 को भी उसी -1 को उसी बेस पे ले जाओ तो क्या लिखेंगे? log 3 बेस 1/3, और उसको क्या लिखें? log 1/3 बेस 1/3, एग्रीड। अब 1/3 बेस का log इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि डिक्रीजिंग? बेस अगर फ्रैक्शन है, 1 से छोटा है, तो log फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई या रिमूव करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो रिवर्स किया तो क्या आया? पहली कंडीशन तो वैसे लिखो, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, एंड log वाली इनइक्वालिटी से क्या आया? x माइनस 1 लाइज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, एग्रीड और नॉट? यहां से क्या आया? 1 ऐड कर दो, 1, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, एग्रीड। तो आ गया तुम्हारा यहां से ये 1 है, ये 4/3 है, और ये 4 है। एक आंसर आया 4/3 से 4, एक आंसर आया 1 से इंफिनिटी। कॉमन क्या है? 4/3 से। तो यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं टू फाइंड द डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और उसमें क्या क्या यूज होता है? रूल यूज होता है कि यू विल ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द इनर मोस्ट फंक्शन, इनपुट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जिस ऑर्डर में फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं उस ऑर्डर में हम डोमेन कंडीशन लिखते जाएंगे। x lies in the domain of first function, then output of first function मतलब fx lies in the domain of second function, output of second lies in the domain of third, output of third lies in fourth domain of fourth, and so on। ये सीक्वेंस को फॉलो करके उसको सॉल्व करते हैं। अदर प्रॉपर्टीज में चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड डोमेन तो सबको समझ में आ गया। द कंपोजिट फंक्शन ऑफ इज डिफाइंड if the range of the f must be subset of domain of g। मतलब पहले fx डिफाइन होना चाहिए और fx की जो रेंज है वो gx की सबसेट होनी चाहिए। मतलब इनर फंक्शन का रेंज ऑफ द इनर शैल बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ द आउटर। यही हो रहा है ना, लाइज इन डोमेन ऑफ द आउटर। मतलब क्या हुआ? fx की वैल्यू gx की डोमेन के अंदर लाई करनी चाहिए। मतलब fx की रेंज gx की डोमेन का क्या होनी चाहिए? सबसेट होनी चाहिए, तभी ये कंपोजिशन वर्क करेगा। रेंज निकालने का तरीका तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले डिस्कस हो चुका है। अरे पूरा मेथड ही है, मेथड ऑफ कंपोजिशन, तो वो आपको पता है। रेंज ऑफ ऑफ एक्स ऑब्टेन बाय एनालाइजिंग द मोनोटोनिक नेचर ऑफ एफ एंड जी, तो वो पूरा मैं बता चुका हूं, तो मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। एफ ओ जी एक्स इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू गॉफ एक्स, ये तो आपने देख लिया। अभी पीछे एक एग्जांपल लिया था जिसमें फॉग एक्स भी निकाला, गॉफ एक्स, दोनों क्या थे? दोनों अलग अलग फंक्शन।
तो fog x gov x के इक्वल भी आ सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। जैसे जैसे अगर fx तुम्हारा x है और gx भी x है, तो चाहे आप fo gx निकालो या gो fx निकालो, आपको क्या मिलेगा, x ही आएगा। जैसे अगर fx x है और gx 1/x है, तो fx क्या आएगा, नहीं fo gx क्या आएगा, वन बाई एक्स आएगा। आएगा कि नहीं? बहुत बहुत डरे डर से बोल रहे हो, एफ ऑफ जी एक्स बोल रहे हैं आप। एफ ऑफ जी एक्स, एफ एक्स अगर एक्स है तो एफ जी एक्स है, और जी एक्स क्या है, वन बाई एक्स। और गॉफ एक्स निकालो, ये जी एफ एक्स होगा। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक्स है तो जी ऑफ एक्स है, और जी एक्स क्या है, वन बाई एक्स। तो चाहे आप फॉग एक्स करो चाहे गॉफ एक्स करो, सेम आंसर। मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें कम्यूट करेगा, कंपोजिशन कम्यूटेटिव होगा, बट हमेशा हमेशा ऐसा नहीं है। पीछे आपने एग्जांपल देखा था, और ऐसे तमाम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, राइट? व्हाट इज एफ ओ जी एक्स, log sin x, and what is g of x, sin of log x। दोनों अलग अलग फंक्शन है भाई। तो कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसीलिए यहां लिखा गया नॉट नेसेसरली। नॉट नेसेसरली का मतलब है कि हो भी सकता है। वी आर नॉट बेसिकली रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी कि फॉग एंड गॉफ इक्वल नहीं होंगे। ये देखो हो रहे हैं, बट ये भी दिखा रहा है कि नहीं भी हो रहे, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, पता है कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। एडिशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन वाला कम्यूटेटिव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन कम्यूटेटिव है, डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है, और ये कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं है। अच्छा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, कब हम ये बोलेंगे कि फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स। तो हम बोल रहे हैं कि फॉग एक्स और गॉफ एक्स इक्वल होगा कब, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। और at least one of them be identity function। मतलब ध्यान से सुनना, बड़ा उल्टा पुल्टा अर्थ मत निकाल लेना इसका। मैंने बोला अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स हो, जैसे साइन साइन इनवर्स x, कॉस कॉस इनवर्स x, लॉग एंड एक्सपोनेंट, अभी पीछे किया था ना, याद करो। अगर fx तुम्हारा क्या है, a की पावर x है, और gx क्या है, log x बेस a है, तो fo gx क्या होगा, a की पावर log x बेस a, और ये क्या बन जाता है x, और gो एफ एक्स क्या होगा, log ऑफ a की पावर x बेस a, ये प्रॉपर्टी भी क्या होती है, x। तो दोनों सेम आ गए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा केस क्या बताया, जब दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए। जैसे अगर मैं बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड जी एक्स एक्स हो जाए, आप चाहे गॉफ एक्स निकालो चाहे फॉग एक्स निकालो, हमेशा सेम आएगा। व्हाट इज फॉग एक्स, फॉग एक्स क्या आएगा, फॉग एक्स क्या आएगा,
gx का स्क्वायर प्लस 3, इसमें x की जगह gx डालोगे और gx x है तो आएगा x स्क्वायर प्लस 3, और गॉफ x क्या आएगा, g ऑफ fx, gx x है तो g fx क्या होगा fx, और fx क्या है, तो हमने दिखाया कि चाहे आप जी एफ एक्स निकालो या एफ जी एक्स निकालो सेम आ जाएगा। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि एक फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी। तो अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं तो फॉग इक्वल टू गॉफ, अगर दोनों में से एक फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है तो भी फॉग इक्वल टू गॉफ। बट ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि अगर फॉग इक्वल टू गॉफ है तो यही दोनों बातें होंगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा, बट क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फॉरवर्ड इंप्लीकेशन होल्ड करेगा। अगर दो इनवर्स फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन चाहे फॉरवर्ड कंपोज करो या रिवर्स कंपोज करो सेम आएगा। अगर एक फंक्शन कोई भी फंक्शन है दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन है तो उनको चाहे फॉरवर्ड कंपोज करो चाहे रिवर्स कंपोज करो सेम आएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि एक फंक्शन एफ एक्स है एक जी एक्स है सच दैट फॉग एक्स इक्वल टू गॉफ एक्स देन वन इज दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये बोलना गलत होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें फॉग और गॉफ एक दूसरे के इनवर्स नहीं होंगे, बट फिर भी उनका कंपोजिशन, फिर भी दोनों क्या होंगे, इक्वल, दोनों इक्वल होंगे, लेकिन एफ और जी इनवर्स नहीं होंगे। इनवर्स नहीं होंगे वो तो दूर की बात है, ये भी हो सकता है कि ना वो इनवर्स हो ना उनमें से कोई आइडेंटिटी हो, लेकिन फिर भी फॉग और गॉफ क्या हो, इक्वल हो। वो इन्वर्टिबल ना हो, मेनी वन फंक्शन, तो भी ऐसा हो सकता है। तो दोस एग्जांपल विल कम अक्रॉस। तो एक तो ये बात याद रखनी है आपको, हटा दो इसको मैं। द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव इन नेचर। अगर तीन फंक्शंस हैं और उनको आप कंपोज कर रहे हो तो उनका ऑर्डर को बिना चेंज किए हुए उनके एसोसिएशन को चेंज कर सकते हो। मतलब ये है कि ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो एफ ओ जी ओ एच ऑफ एक्स। पता अगर ये बोल दिया गया कि भाई देखो x के बाद x के ऊपर में h ऑपरेट करना है, फिर जो आएगा उस पे g ऑपरेट करना है, फिर जो आएगा उस पे f ऑपरेट करना है, तो आप इसको ऐसे लिखो तो भी वही आंसर आएगा। आप इसको एफ ओ जी ऑफ एच एक्स लिखो चलेगा, या इसको एफ ऑफ जी ओ एच ऑफ एक्स लिखो तो भी चलेगा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि आप पहले एफ और जी को कंपोज कर लो और मतलब पहले एच कंपोज करके और फिर एफ ओ जी ऑपरेट करो, या पहले जी और एच को कंपोज करके फिर एफ ऑपरेट करो, चलेगा। जैसे आप ये बोलते थे ना कि x इंटू वाई इंटू जेड करना है, तो आप y और z को मल्टीप्लाई करके फिर x मल्टीप्लाई करो, या x और y को मल्टीप्लाई करके फिर z मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आता है। इसी को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो यहां पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव इन नेचर। हाँ जी, यहां तक नोट कर लिया। ये प्रॉपर्टीज दिमाग में रखनी पड़ेंगी आपको क्योंकि ये जगह जगह पर यूज होंगे क्वेश्चंस में। कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको आप अपने आप प्रूफ करना है, तो ये केवल बस नोट कर लो, प्रूफ होमवर्क है आपके लिए। कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब अगर इंजेक्टिव को इंजेक्टिव से कंपोज करोगे तो इंजेक्टिव आएगा, ठीक है। वन फंक्शन को वन फंक्शन के ऊपर कंपोज करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी वन फंक्शन है। और अगर एक फंक्शन ऑन टू है उसको एक दूसरे ऑन टू फंक्शन पे कंपोज करोगे तो जो रिजल्टिंग फंक्शन बनेगा वो भी ऑन टू होगा। इसी को बोलते हैं कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन के ऊपर में बाइजेक्टिव कंपोज करेंगे तो जो रिजल्टिंग फंक्शन क्रिएट होगा वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। तो एक बार इंजेक्टिविटी टेस्ट करेंगे और एक बार
एक बार सब्जेक्टिविटी दोनों टेस्ट करना आपको मैं बता चुका हूँ, तो इसका प्रूफ को मैं स्किप कर रहा हूँ, आप अपने आप करेंगे, उसके बाद बोलेंगे तो मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है? या अगर आप चाहो तो आप अभी नोट नहीं करो, ठीक है, सिर्फ देखते जाओ कि ऐसे ऐसे होता है, फिर घर जाके खुद करने की कोशिश करना, फिर मजा आएगा। अगर आपने अपने आप कर लिया तो इसका मतलब है आपको समझ में आ गया, और नहीं तो फिर दोबारा समझना पड़ेगा। जैसे ऐसा ले लेंगे कि मान लो एफ ए से बी पर है, जी बी से सी पर है, ऐसा ही होगा अगर कंपोज होगा तो, है ना? पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट होना चाहिए, और तब गॉफ क्या हो जाएगा? हमने एफ और जी को बाइजेक्टिव मान लिया, गॉफ कहां से कहां डिफाइन होगा? ए से सी पर डिफाइन होगा। मान लिया ये एग्जिस्ट करता है, मतलब डिफाइंड है, ये एज्यूम कर लिया। अब हमने बोला कि इंजेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं? इंजेक्टिविटी के लिए क्या तरीका होता है? y1 इक्वल टू y2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, आउटपुट को इक्वल ले करके और इनपुट को इक्वल दिखाते, ठीक है? हमें इस फंक्शन को इंजेक्टिव दिखाना है, इसको। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए, कहां पर? ए सेट में। क्या ले लिया? a1 एंड a2 ले लिया, और हम इन दोनों का आउटपुट क्या मान लेंगे? सेम। हम मान लेंगे कि गॉफ a1 इज इक्वल टू गॉफ a2, और वहां से हमें क्या प्रूव करना है? a1 इक्वल टू a2। तो हम इसी तरह से लेंगे गॉफ a1 इक्वल टू गॉफ a2, इसका मतलब g ऑफ f a1 इज इक्वल टू g ऑफ f a2। बट g क्या है? g बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 है। g अगर 1 1 है तो 1 1 की क्या खासियत होती है भाई? अगर कोई फंक्शन 1 1 है और आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम होगा। gx1 इक्वल टू gx2, मतलब x1 इक्वल टू x2। तो हमने लिखा दिस इंप्लाइज f a1 इक्वल टू f a2 होगा, हाँ या ना? f a1 इक्वल टू f a2, बट f भी क्या है? f भी 1 1 है, तो यहां से आ गया a1 इक्वल टू a2। आया कि नहीं आया? इसका मतलब हमने स्टार्ट कहां से किया था? इमेजेस इक्वल, इमेजेस इक्वल से प्रूफ क्या कर दिया? आउटपुट इक्वल से क्या प्रूफ कर दिया? इनपुट इक्वल। अगर आउटपुट इक्वल है इंप्लाइज इनपुट इक्वल है, मतलब फंक्शन क्या हो गया? 1 1। कौन फंक्शन? गॉफ। कंपोजिट फंक्शन क्या हो गया? 1 1। मतलब हमने ये प्रूफ किया कि अगर दो इंजेक्टिव फंक्शंस को कंपोज करेंगे तो जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा वो भी क्या होगा? वो भी इंजेक्टिव होगा। तो इंजेक्टिव का इंजेक्टिव से कंपोजिशन इंजेक्टिव आएगा। अब क्या बच गया? सर्जेक्टिविटी प्रूफ करने के लिए। सर्जेक्टिविटी प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे? रेंज। रेंज इक्वल टू कोडोमेन दिखाते हैं, है ना? तो सर्जेक्टिव प्रूफ करने के लिए ऐसे अप्रोच करेंगे। मान लिया कि कैपिटल सी, गॉफ कहां से कहां डिफाइंड है? सी से ए में। अगर मुझे इसको सर्जेक्टिव दिखाना तो मुझे दिखाना है कि सी सेट के हर एलिमेंट के लिए ए सेट में एक एलिमेंट होगा जिसका इमेज गॉफ इमेज सी के इक्वल हो, तभी ना बोलेंगे, तभी ना प्रूफ करेंगे कि सी सेट का हर एलिमेंट आउटपुट है। तो हमने बोला कि लेट सी इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल सी, and for each C belonging to C there is a B belonging to capital B such that GB equal to C। ये कैसे बोला मैंने? क्योंकि आपने बोला है कि G फंक्शन जो है वो ऑन टू है। अगर फंक्शन G ऑन टू है इसका मतलब है कि ये फंक्शन C सेट की हर वैल्यू टेकअप कर रहा है। तो कैपिटल C के हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल B में एक एलिमेंट होगा जिसका G इमेज सी के इक्वल होगा। तो ये हमने बोल दिया। अब हमने बोला कि इसमें जाओ एफ में, तो हम बोल सकते हैं कि कैपिटल बी के हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल ए में एक एलिमेंट होगा जिसका एफ आउटपुट क्या होगा? बी के इक्वल होगा। तो हम लिखे एंड for every b belonging to capital B there exists an a belonging to capital A such that f of a equal to b। ये क्यों ट्रू है? क्योंकि f on 2 है, f on 2 है तो ये ट्रू है, g on 2 है तो ये ट्रू है। अब जरा दोनों बातों को इकट्ठा करके पढ़ो। तो आप क्या बोल रहे हो कि कैपिटल C के हर एक C के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल B में एक B होगा, और कैपिटल B के हर एक B के कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल A में एक A होगा, सच दैट एफ ए B होगा और GB C होगा। मतलब है कि f ऑफ GB C होगा। अरे एफ ए B है
और GBC है तो यहाँ B के जगह क्या डाल दो, FA, तो G of FAC हो गया ना। तो therefore we conclude that for every C belonging to capital C there exists an A belonging to capital A such that Goff image of A equal to G of F of A that is G of B that is C। तो ये हो गया on to। तो Goff on to भी होगा और Goff 1 1 भी होगा। अगर F और G on to है तो उनका कंपोजिट फंक्शन ऑन टू होगा। अगर F और G 1 1 है तो उनका कंपोजिट फंक्शन 1 1 होगा। मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन भी बाइजेक्टिव। तो अब ये बात समझ में आ गई। तो आप इसको अपने आप क्या करेंगे, खुद घर जाके फ्रेश अपना बढ़िया से अपने नोट्स में स्पेस छोड़ दो और वहां पर आप इसको नोट कर लेंगे। टाइम हो गया क्या? हाँ जी टाइम हो गया। तो अब इस क्लास को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो अब कल की क्लास में क्या करना है भाई, पहले डिसाइड कर लो कल की क्लास में क्या करना है। किसी को कंटिन्यू करेंगे या डाउट लेंगे? देखो अगर कल की क्लास में डाउट नहीं लेंगे, कल की क्लास में अगर कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है, तो उस केस में हमें परसों की क्लास में फिर डाउट ही होगा, फिर परसों की क्लास में कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ जाओ, ठीक है, तो परसों की क्लास में भी कॉन्सेप्ट ही करना पड़ेगा। नहीं, परसों की क्लास में फिर डाउट लेना पड़ेगा। तो बताओ कल की क्लास में क्या करना है भाई, बाकी जनता कल क्या करना है, कॉन्सेप्ट करना है कि डाउट? कॉन्सेप्ट करना है। ये देखो सब लोग कॉन्सेप्ट पे लगे हुए हैं, इसका मतलब तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो संडे की क्लास में क्या करेंगे, उसमें भी कॉन्सेप्ट करेंगे, संडे की क्लास में डाउट लेंगे, ठीक है? ओके जी, कल भी कॉन्सेप्ट करेंगे तो कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट सारा सीख जाएंगे, तो अच्छी बात है। चलो तो संडे को डाउट करेंगे, रहा डन फाइनल। हाँ जी ठीक है, ठीक है। कल कौन सा, येस्टरडे वाला कल कि टुमारो वाला कल?